हेलो मित्रों, नमस्कार। एपीएस कठुमर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो पिछली वीडियो में अपन ने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था, जेनेटिक्स को स्टार्ट किया था और बताया था आपके लिए क्या आनुवंशिकता की डेफिनेशन निकाली थी, आनुवंशिकी के बारे में भी बताया था, इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया, इनका प्रयोग किस किस के द्वारा किया गया वो भी बताया मैंने आपको। चलो शॉर्ट एंड स्वीट एक बार और रिपीट कर देता हूँ ये सारी बातें 2 मिनट के लिए। आनुवंशिकी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के जीन शब्द से बताई थी, जिसका तात्पर्य टू बिकम और गिरो होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के लक्षणों और विभिन्नताओं का वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। अथवा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता के नियमों एवं उन पर नियंत्रण करने वाले कारकों और पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स पद का गठन 1905 में बैटसन द्वारा किया गया। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण होना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है या हेरिडिटी कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। माता पिता के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, और जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं या जाते हैं उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहा जाता है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जानते हैं। आनुवंशिकता का गठन स्पेंसर के द्वारा मैंने आपको करके बताया था। तो इन सारी चीज़ों पे अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। अब जो अपन चर्चा करेंगे आज के लिए चर्चा हम जिस टॉपिक पर करेंगे उसी चैप्टर से जानते हैं। पहले मेंडल का जीवन परिचय, क्या थे मेंडल, क्या काम किए थे मेंडल ने, ये सारी चीज़ों पर चर्चा हम आज करेंगे। तो आइए मेंडल का जीवन परिचय। मेंडल का जीवन परिचय या संक्षिप्त जीवनी लिखी है, ऐसे पूछता है कई बार या फिर ऐसे कहेगा मेंडल के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझाइए। व्यक्तित्व और कृतित्व, क्या कार्य किए थे? तो कृतित्व हो गया, व्यक्तित्व से मतलब उनकी जन्म वगैरह मृत्यु कब हुई इनसे संबंधित हुआ। तो देखिए, जैसा कि पहले जान चुके हैं आप कि मेंडल द्वारा आनुवंशिकता के नियमों का सबसे पहले प्रतिपादन किया गया था। इसे मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहते हैं। वंशागति के नियमों का प्रतिपादन करने के कारण ही मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है। तो देखिए क्या है जीवनी, पॉइंट बाई पॉइंट याद करते चलेंगे आप मेरे साथ में ही। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को 22 जुलाई 1822 को हेंजनडॉर्फ प्रांत के कौन सा प्रांत है? हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलीसियन नामक गांवों में सिलीसियन नामक गांव में हुआ। जन्म कब हुआ है इनका? 22 जुलाई सन 1822 को। कहाँ पे हुआ है? हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलीसियन नामक गांव में हुआ। हेंजनडॉर्फ प्रांत के कौन से गांव में हुआ? सिलीसियन नामक गांव में हुआ। कौन का जन्म? मेंडल का जन्म। दो बात आई है इसमें,
सन याद रखना है आपको, याद करने वाली बात है ये। तो कब पैदा हुए थे? 22 जुलाई सन 1822 को। कहाँ पैदा हुए थे? हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलिसन नामक गांव में ये पैदा हुए थे। इसके बाद इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षाओं को स्थानीय विद्यालयों में पूर्ण किया। उसके उपरांत सन 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। कब प्राप्त की? 1842 में। इसके बाद 1843 में ये ऑस्ट्रिया चले गए। ऑस्ट्रिया में एक शहर पड़ता है, शहर का नाम है ब्रुन। ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में, लिख देता हूं मैं, ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में। कौन से शहर में? ब्रुन शहर में। ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में इन्हें एक चर्च का पादरी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? पादरी। किसका? चर्च का। कहाँ के का? ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में। जहाँ इन्होंने वहाँ अध्यापन कार्य करते थे जा करके, तो इनके कार्य से प्रभावित होकर के इन्हें एक चर्च का पादरी बना दिया गया। और पादरी बनाने के साथ साथ ही यहाँ पर ही इन्हें ग्रेगर की उपाधि से, कौन सी उपाधि से? ग्रेगर की उपाधि से नवाजा गया था। इसलिए इनके नाम के आगे लगाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या लगाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल लगाते हैं। तो इन्हें एक चर्च का पादरी बना दिया गया और इन्हें ग्रेगर की उपाधि से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इसके बाद इन्होंने अपना अधिकांश समय शोध और शिक्षण कार्य में व्यतीत किया। इसके बाद अपना अधिकांश समय शोध और शिक्षण कार्य में व्यतीत किया। शिक्षण मतलब पढ़ाते रहे, शोध मतलब खोजें करते रहे, नियमों का प्रतिपादन करते रहे। इसके बाद इन्होंने उद्यान मटर, कौन सी मटर? उद्यान मटर, मीठी मटर कह सकते हो आप इसको। बॉटनिकल नेम की बात करें तो पाइसम सैटाइवम, इसके बाद इन्होंने उद्यान मटर या मीठा मटर या फिर पाइसम सैटाइवम भी कह सकते हो आप, या वो हरी मटर कह सकते हो आप, पर इन्होंने संकरण प्रयोग किए। कौन से प्रयोग किए? संकरण प्रयोग किए। लगातार 7 वर्षों तक इन्होंने 7 वर्षों तक मटर के पादप पर संकरण प्रयोग किए। ये नई चीज आई है, संकरण। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहना चाहिए? संकरण या हाइब्रिडाइजेशन किसे कहना चाहिएगा? सात वर्षों तक मटर पादप पर संकरण प्रयोग किए। तो मैं बताना चाहता हूं संकरण को, कि संकरण किसे कहते हैं, कितने टाइप्स हैं संकरण के। हालांकि आपके सिलेबस को लॉन्च नहीं करता है ये संकरण, लेकिन फिर भी जान लीजिए आप। भिन्न जाति के दो जीवों के मध्य कम से कम एक गुण का या लक्षण का अंतर रखते हुए वांछित गुणों वाली संतति प्राप्त करना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। दोबारा सुनेंगे।
दो भिन्न प्रजाति के सदस्यों के बीच कम से कम एक लक्षण का या गुण का अंतर रखते हुए वांछित गुणों वाली संतति प्राप्त करना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। आपको याद हो जाएगी, मैं लिख सकता हूं या परिभाषा को देखिएगा, चाहे बगैर लिखे याद करें, मैं 2 बार या 3 बार रिपीट कर दूं आपके लिए। भिन्न जाति के सदस्यों के बीच कम से कम एक गुण का या लक्षण का अंतर रखते हुए वांछित गुणों वाली संतति प्राप्त करना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। जैसे नर गधा और मादा घोड़ी, दोनों भिन्न जातियां हुई हैं, नर गधा और मादा घोड़ी। यदि इनमें संकरण कराया जाए तो वांछित गुण वाली संतति जो प्राप्त होगी क्या होगी? खच्चर। और उसमें वांछित गुण क्या है कि खच्चर होता है जनन करने में सक्षम नहीं होते हैं, अक्षर जनन नहीं करते हैं खच्चर, है ना। खच्चर की पैदाइश होती है नर गधे और मादा घोड़ी से। अब उसमें जनन तो कर नहीं सकता है ये, लेकिन ये बोझा ढोने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। तो ये वांछित गुण आया है इसमें। तो 7 वर्षों तक मटर पादप पर मेंडल ने संकरण प्रयोग किए। संकरण की डेफिनेशन बताई मैंने आपको अभी ताज़ा, कि दो भिन्न जाति के जीवों के मध्य कम से कम एक गुण का अंतर रखते हुए वांछित गुणों वाली संतति प्राप्त करना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। देयर आर 4 टाइप्स, 4 प्रकार चलते हैं इसके। अंतःकिस्मीय, अंतराकिस्मीय। अंतःकिस्मीय का मतलब हुआ एक ही किस्म के 2 सदस्यों के बीच। अंतःकिस्मीय एक ही किस्म के 2 सदस्यों के बीच। अंतराकिस्मीय अलग अलग किस्म के 2 सदस्यों के बीच। अंतः जातीय एक ही जाति के 2 सदस्यों के बीच। अंतरा जातीय अलग अलग जाति के 2 सदस्यों के बीच यदि क्रॉस कराया जाता है तो वो अंतरा जातीय संकरण कहलाता है। संकरण खूब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आइए आगे जुड़िए अभी मेंडल के जीवन परिचय में ही। तो 7 वर्ष तक मटर के पादप पर संकरण प्रयोग किए। इन प्रयोगों के परिणामों को 1865 में, कब? ब्रुन सोसाइटी ऑफ, ये पुस्तक थी इनकी, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, क्या नाम है किताब का? ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। दोबारा सुने दोनों लाइनों को, क्रम नहीं बिगाड़ना है। 7 वर्ष तक मटर, लगातार 7 वर्षों तक मटर के पादप पर संकरण प्रयोग किए। इन संकरण प्रयोगों के परिणामों को, यानी कि जो रिजल्ट्स प्राप्त हुए थे, उन परिणामों को 1865 में ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में शोध पत्र के रूप में विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। हमारे सामने विश्व के समक्ष इन्होंने क्या किया? प्रस्तुत किया। हम पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को आज पढ़ रहे हैं, आज तक पढ़ा जा रहा है। तो इन्होंने ये बात 1865 में ही क्या कर दी थी? प्रकाशित कर दी थी। लेकिन इनका दोबारा संस्करण हुआ, तो दोबारा संस्करण में जो पादप वार्षिकी ये शीर्षक था, इस शीर्षक से उन्हें इनका क्या किया गया? प्रकाशन किया गया। बताया जाता है मेंडल गणित शास्त्र में अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। कौन सी सब्जेक्ट में? गणित शास्त्र में अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। चलो ये लाइनें भी लिख लेते हैं। मेंडल गणित शास्त्र में
में अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। मेंडल गणित शास्त्र में अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। शायद इस प्रतिभा के कारण ही मेंडल को प्रयोगों में सफलता भी अर्जित हुई, सफलता भी प्राप्त हुई। गणित शास्त्र में अद्भुत प्रतिभा के धनी होने के कारण, ये पॉइंट हम आगे देंगे आपके लिए जब सफलता के कारण पढ़ेंगे। तो मेंडल गणित शास्त्र में अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। इनकी बुद्धि की कुशाग्रता बिल्कुल याद रखें, नई लाइन से हैं, किताब से थोड़ी हटके हैं, कोई ताल्लुकात नहीं किताब से इनका। हमारी ओर से ये प्राइज है आपके लिए, याद रखेंगे, नई चीज़ जोड़ेंगे, बिल्कुल इम्प्रेशन बनता है नई चीज़ों से। तो इनकी बुद्धि की कुशाग्रता जल में तेल की बूंद की तरह, तेल की बूंद की तरह, तेल की बूंद की तरह फैल गई। वाकई देखा जाए तो मेंडल समय से बहुत आगे थे। मेंडल समय से आगे थे, समय से आगे थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मेंडल समय से आगे थे, लेकिन इनका दुर्भाग्य ये था कि उस टाइम, किस टाइम, जब इन्होंने ये संकरण प्रयोग किए थे, उनके परिणामों को भी प्रकाशित किया था, तो उस टाइम लोग इन बातों को समझ नहीं पाए। तो मेंडल वास्तव में समय से आगे थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य ये था कि उस टाइम के वैज्ञानिक इनकी महत्वपूर्ण नियमों को, इन बातों को समझने में क्या रहे, असफल रहे। तो मेंडल समय से आगे थे, लेकिन उस समय के वैज्ञानिक इनके परिणामों को समझने में क्या रहे, असफल रहे। जोड़ लेना, मेंडल, ऐसा कहा जाता है मेंडल समय से आगे थे, लेकिन इनका दुर्भाग्य ये था कि उस समय के वैज्ञानिक इनके महत्वपूर्ण कार्यों को समझने में क्या रहे, असफल रहे। लेकिन लिख दीजिए, लेकिन इनका दुर्भाग्य यह था कि उस समय के वैज्ञानिक इनके महत्वपूर्ण कार्यों को, इनके महत्वपूर्ण कार्यों को समझने में असफल रहे। इस प्रकार लास्ट पॉइंट का एंड करवा दीजिए, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे अब ये। इस प्रकार 6 जनवरी 1884 को आकस्मिक पादरी के रूप में
पादरी के रूप में इनका निधन हो गया। एक लाइन और मेरी ओर से, जिस समय ये मरे थे उस समय ये चिरकाली वृक्षशोथ लंबे समय से चिरकाली वृक्षशोथ नामक बीमारी से जिस समय ये मरे थे उस समय ये चिरकाली वृक्षशोथ से पीड़ित थे। लंबे समय से थी इनको ये बीमारी, इसलिए चिरकाली लिखा है मैंने। चिरकाली लंबे टाइम से वृक्षशोथ नामक बीमारी से क्या थे, पीड़ित। तो ये पॉइंट्स आपको मेंडल की जीवन परिचय और इनके कृतित्व में याद रखने हैं। एक बार और पुनः रिपीट कर देता हूं मैं आपको। मेंडल का कंप्लीट जीवन परिचय, व्यक्तित्व यानी कि और कृतित्व। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स लिखे थे हमने इसके बारे में। मेंडल ने सर्वप्रथम वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया, इसे मेंडलिज्म कहते हैं। इसी कारण मेंडल को आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। उसके बाद में लिखना है आपको संक्षिप्त जीवन परिचय। मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 को, कब, 22 जुलाई सन 1822 को हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन नामक गांव में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 को हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन नामक गांव में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षाएं प्राप्त करने के उपरांत 1842-43 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। फिलॉसफी का ये डिग्री प्राप्त की। दर्शन शास्त्र में इन्होंने क्या प्राप्त की, डिग्री प्राप्त की। उसके बाद ये ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में चले गए, वहाँ इन्होंने अध्यापन कार्य किया। कौन सा कार्य किया, अध्यापन कार्य किया। इनके कार्य से प्रभावित होकर के वहाँ इन्हें एक चर्च का पादरी बना दिया गया। एक चर्च के पादरी बना दिए गए। इनका अध्यापन कार्य इतना संतुष्टिजनक था कि इनके कार्य से प्रभावित होकर वहाँ इन्हें एक चर्च का पादरी बना दिया गया और वहीं पर इनको ग्रेगर की उपाधि से भी नवाजा गया। ग्रेगर इनको एक उपाधि दी गई थी वहाँ से, तो इनके नाम के आगे भी लगा लेते हैं अपन, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर इनको मिली हुई एक उपाधि है। उसके उपरांत तो फिर इन्होंने अपना अधिकांश समय शोध और शिक्षण कार्य में व्यतीत किया। पढ़ाते रहते थे, कुछ नई नई खोजें शोध करते रहते थे, बस पूरा जीवन इसी सिलसिले में इन्होंने अपना निकाल दिया। शोधें करते रहे और पढ़ाते भी रहे। अब यहीं रहते हुए इन्होंने उद्यान मटर, बगीचे की मटर या खाने वाली मटर कह सकते हो आप, हरी मटर कह सकते हो, मीठी मटर कह सकते हो। और यदि बॉटनिकल नेम की बात करें तो बॉटनिकल नेम होता है मटर का पाइसम सैटाइवम, जो कि मैंने आपको लिख के बताया था। उसके उपरांत तो फिर इन्होंने मीठी मटर पर या उद्यान मटर पर तकरीबन 7 वर्षों तक संकरण प्रयोग किए। कौन से प्रयोग किए, संकरण प्रयोग किए। मैंने संकरण की एक डेफिनेशन बताई थी आपको छोटी सी। दो भिन्न प्रजाति के जीवों के मध्य, दो भिन्न प्रजाति के जीवों के मध्य कम से कम एक गुण का अंतर रखते हुए, कम से कम एक गुण का अंतर रखते हुए वांछित गुणों वाली संतति प्राप्त करना, वांछित गुणों वाली संतति प्राप्त करना क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। 4 प्रकार बताए थे, अंतः किस्मीय, अंतः जातीय,
अंतरा किस्मी है, अंतरा जाति है। इस तरीके से 4 टाइप्स है। तो 7 वर्षों तक लगातार संकरण प्रयोग किए मटर के पादप पर। इन प्रयोगों से जो परिणाम प्राप्त हुए थे उन परिणामों को इन्होंने बरून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में विश्व के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। पादप वार्षिकी नामक शीर्षक में दोबारा प्रकाशन किया गया। मेंडल गणित शास्त्र में अद्भुत प्रतिभा के वाकई धनी थे। इनकी बुद्धि की जो कुशाग्रता थी वो जल में, देखिए क्या उपमा दी गई है, बहुत अच्छी ज़बरदस्त लाइन। इनकी बुद्धि की कुशाग्रता जल में तेल की बूंद की तरह फैल गई। पता है आपको, तेल जो होता है, ऑयल जो होता है, वो पानी में विलय नहीं होता है, घुलता नहीं है, अघुलनशील है और पूरी सतह पर फैल जाता है, तैरता है। ठीक इसी प्रकार इनकी बुद्धि की कुशाग्रता जल में तेल की बूंद की तरह फैल गई। लेकिन इनका दुर्भाग्य ये था ऐसा बताया जाता है, मानते हैं लोग, मेंडल बाकी समय से आगे थे, लेकिन इनका दुर्भाग्य ये था कि उस समय के जो वैज्ञानिक थे वो इनके महत्वपूर्ण कार्यों को समझने में क्या रहे, असफल रहे। इनके महत्वपूर्ण कार्यों को जान नहीं पाए, वो असफल रहे। और अंत कर दीजिएगा अब आप इस प्रकार। 6 जनवरी सन 1884 को आकस्मिक पादरी के रूप में मेंडल का क्या हो गया, निधन हो गया। एक आकस्मिक पादरी के रूप में मेंडल का क्या हो गया बेटा, निधन हो गया। और एक और बात लिखी है मैंने, जिस समय मेंडल मरे थे उस समय इन्हें एक बीमारी थी। इस बीमारी का नाम है चिरकाली वृक्कशोथ। तो ये चिरकाली वृक्कशोथ नामक बीमारी से क्या थे, पीड़ित थे। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं, अगला क्वेश्चन निकालते हैं यहाँ से। मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण बना देगा, कम से कम 2 नंबर का कॉन्सेप्ट बना देगा आपके लिए। 2-2 नंबर के 2 खंड दे देता है, कई बार से प्रश्न ऐसा मैंने देखा है इस चैप्टर से। 2x2 में 2 भाग देता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी बना करके, या ए और बी बना करके 2 पार्ट देता है 2-2 नंबर के लिए। तो मेंडल की सफलता के जो रीजन है, कारण है, वो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं आपसे। क्या वजह थी जिसकी वजह से मेंडल अपने प्रयोग में सक्सेस रहे, सफलता मिली मेंडल को? तो मेंडल की सफलता के कई कारण हैं, या मेंडल की सफलता के निम्नवत कारण हैं। मेंडल की सफलता के निम्न कारण हैं, जैसे नंबर फर्स्ट, हाँ तो पढ़ना चाहते हैं पर मेंडल की सफलता के कारण। तो मेंडल की सफलता के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मेंडल ने एक बार में एक ही लक्षण की मेंडल ने एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का
मेंडल ने एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। देखो कितनी बढ़िया बात थी, मेंडल ने सूझबूझ के बिल्कुल एक बार में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का क्या किया, अध्ययन किया। क्यों किया, ऐसा क्यों किया है इसने? सारे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ क्यों नहीं किया? इसने सारे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि यदि सारे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक ही बार करता ये, तो फिर परिणामों की विवेचना करने में क्या आती, कठिनाई आती। अभी पढ़ेंगे आप, मैं बताऊंगा मटर के पौधे में बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं, विपर्यासी रूप में पाए जाते हैं वो, तो उनका जिक्र थोड़ा आगे करेंगे। तो पहला रीजन था मेंडल की सफलता का कि मेंडल ने एक बार में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। क्यों किया? क्योंकि यदि एक बार सारे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता तो परिणामों की विवेचना करने में जरूर कठिनाई या तकलीफ होती। दूसरा रीजन क्या है? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जिस पादप का चयन किया, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जिस पादप का चयन किया वो आनुवांशिक दृष्टिकोण से, कौन सी दृष्टिकोण से? आनुवांशिक दृष्टिकोण से, आनुवांशिक दृष्टिकोण से क्या थे? शुद्ध थे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जिस पादप का चयन किया वो आनुवांशिक दृष्टिकोण से शुद्ध था, प्योर था वो। एक ये भी वजह थी मेंडल की सफलता की। इस वजह से भी मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए, सक्सेस रहे। और तीसरा रीजन क्या था? तीसरा रीजन था मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, जो संकरण प्रयोग किए थे, जिनकी बात हम इनके व्यक्तित्व और कृतित्व में कर रहे थे, कि मेंडल ने करीब 7 वर्षों तक मटर के पादप पर संकरण प्रयोग किए और उन संकरण प्रयोगों के परिणामों को प्रकाशित भी किया था वरुण सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के माध्यम से, शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया था। और पादप वार्षिकी नामक दोबारा शीर्षक के द्वारा भी पुनः इनका प्रकाशन हुआ था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जिस पादप का चयन किया वो क्या था? बिल्कुल आनुवांशिक दृष्टिकोण से शुद्ध था। और एक पढ़ा आपने, मेंडल ने एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का क्या किया? अध्ययन किया। और तीसरी बात हम बताना चाहते हैं आपके लिए, मेंडल ने अपने प्रयोग से प्राप्त परिणामों का, मेंडल को प्रयोगों से जो परिणाम प्राप्त हुए थे उन परिणामों का इन्होंने सांख्यिकीय विश्लेषण किया। कैसा विश्लेषण किया? सांख्यिकीय, यानी कि परिणामों की लेखा पढ़ी की थी, लेखा जोखा अपने पास रखा। यदि लेखा जोखा ही नहीं रखते, सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं किया जाता, तो फिर परिणामों की विवेचना में कठिनाई पैदा जरूर होती। तो ये तीसरा रीजन बना लीजिए आप, 2 बना चुका हूं मैं। मेंडल ने एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जिस पादप का चयन किया वो आनुवांशिक दृष्टिकोण से शुद्ध था, और तीसरा लिख रहे हैं, याद रखेंगे आप, मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों का गणितीय या सांख्यिकीय लिख सकते हो आप, या सांख्यिकीय
गणितीय या सांख्यिकीय विश्लेषण किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों का गणितीय या सांख्यिकीय विश्लेषण किया, जिसकी वजह से भी मेंडल अपने प्रयोग में क्या रहे, सफल रहे। मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों का गणितीय या सांख्यिकीय विश्लेषण किया मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया। इस वजह से भी मेंडल अपने प्रयोग में क्या रहे, सफल रहे। तो ये बिंदु तैयार हुआ आपका। एक और पॉइंट बना सकते हैं आप, 3 ये हुए ही, आपके सिलेबस में भी है ये तीनों ही। मेंडल ने एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जिस पादप का चयन किया वो आनुवंशिक दृष्टिकोण से शुद्ध था। मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों का गणितीय या सांख्यिकीय विश्लेषण किया। और चौथा पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहता हूं यहाँ पे वो ये है, मेंडल ने मटर के पादप का चयन सावधानीपूर्वक किया। तो ये वजह थी जिनकी वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल अपने प्रयोगों में सफल रहे। इसके बाद में अगली हेडलाइंस, जो अगला टॉपिक इसी चैप्टर से, इसको ख़त्म करते हैं। हटाइए यहाँ से। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, उसका बाद आंसर पढ़ेंगे, उसका समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ये भी 2 नंबर का इफिकेशन बन जाएगा कम से कम। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चयन क्यों किया? पादप का चयन क्यों किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चयन क्यों किया, या उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चयन किया था। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है वो बना करके आपसे कि मेंडल के जो नियम थे उनके लिए पाइसम सैटाइवम अर्थात मीठी मटर ही क्यों उपयुक्त पाया गया, बाकी और किसी पादप का चयन क्यों नहीं किया? पाइसम सैटाइवम ही उपयुक्त क्यों पाया गया, या मटर के पादप का ही चयन मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए क्यों किया? क्या वजह थी ऐसी? तो देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन किया। इसके निम्न कारण थे, या तो ऐसे लिखें आप, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चयन किया, इसके निम्न कारण थे, या फिर विशेषताओं से हेडिंग डालें आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं, निम्न विशेषताओं की वजह से मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चयन किया, या निम्न विशेषताओं की वजह से मेंडल के प्रयोगों के लिए पाइसम सैटाइवम काफ़ी उपयुक्त पाया गया। तो किसी भी तरीके से आप यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। आज के लिए यही काफ़ी। ओके, थैंक यू ऑल वाचिंग दिस वीडियो।